चुनाव पार्टियों की हार जीत का खेल नहीं है, ये असल में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की एक इंजीनियरिंग है। हर वोट में एक उम्मीद होती है और हर नतीजे के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी। आज हम इसी नजरिए से असम के बोको विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत और उसके सियासी समीकरण को समझेंगे। देखिए, किसी भी जगह को समझने की शुरुआत होती है वहां के लोगों और वहां की मिट्टी का सम्मान करने से। डेटा ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो लोगों की गरिमा, उनकी जरूरतें और उनकी उम्मीदों को समझने का एक जरिया है। हर चुनाव एक बातचीत की तरह है, एक संवाद। पर असली सवाल तो ये है कि क्या पार्टियां और नेता सच में सुन रहे हैं? क्या वो वोटर्स के उन बातों को पकड़ पा रहे हैं जो वो खुलकर नहीं बोलते? उनकी रोज की दिक्कतें, उनकी दबी हुई ख्वाहिशें। इसी सवाल के साथ चलिए बोको के इस विश्लेषण में और गहरे उतरते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं बोको, वहां की जमीन और वहां के वोट की कहानी को समझने। असम का ये इलाका सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, इसकी अपनी एक अलग सामाजिक और राजनीतिक धड़कन है। यहाँ की सियासत सीधे तौर पर यहाँ की मिट्टी और लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। कागज पर तो बोको एक एससी रिजर्व सीट है, पर जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। यहाँ 139 गांव हैं और आबादी का ताना बाना बहुत मजबूत और विविध है। अनुसूचित जाति के अलग अलग समुदाय हैं, राभा जनजाति है, चाय बागानों में काम करने वाले लोग हैं और ओबीसी समुदाय भी है। इस समीकरण को समझे बिना कोई भी राजनीतिक रणनीति यहाँ कामयाब नहीं हो सकती। तो चलिए अब आते हैं उन नंबर्स पर जो बोको की असली कहानी बताते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो सिग्नल है, वो संकेत हैं जिन्हें कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस नंबर पर गौर कीजिए, 86.45%। 2021 में इतने प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि बोको का वोटर जागा हुआ है, एक्टिव है, वो अपने वोट की ताकत को जानता है और वो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम और जवाबदेही चाहता है। 2021 के नतीजों को देखें तो कांग्रेस को करीब 59% वोट मिले। पहले नजर में ये एक तरफा जीत लगती है, लेकिन कहानी में एक पेंच है। अगर हम विपक्ष यानी एजीपी और टीएमसी के वोट मिला दें तो वो भी 39% तक पहुंच जाता है। मतलब साफ है, आज जीत बड़ी लग रही है, लेकिन अगर विपक्ष एक हो जाए तो खेल पलट सकता है। ये जीत परमानेंट नहीं है, इसे हर चुनाव में कमाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि लोग वोट देते किस लिए हैं? बड़े बड़े भाषणों के लिए नहीं। बोको में वोट रोजमर्रा की मुश्किलों पर पड़ता है। पीने का साफ पानी, वो पानी जो जल जीवन मिशन के बावजूद कई घरों तक नहीं पहुंचा। खेतों के लिए सिंचाई ताकि फसल न सूखे। टूटी सड़कें जो गांवों को शहर से दूर कर देती हैं। और इन सबसे ऊपर एक ऐसी सरकार जो उनकी बात सुने, जो जवाबदेह हो। यही मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीति को दिशा देते हैं। कहते हैं ना, भविष्य को समझना है तो अतीत को खंगालना पड़ता है। तो चलिए अब बोको के राजनैतिक इतिहास की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि वो कौन से पैटर्न हैं जो आज भी यहाँ की राजनीति को चला रहे हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये बोको की सियासी नब्ज की तरह है, ऊपर नीचे होती रहती है। 1991 से 2021 के बीच सत्ता कैसे हाथ बदलती रही है, कभी कांग्रेस कभी कोई और। ये साफ बताता है कि बोको का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है, उसकी वफादारी काम से है, वादों से नहीं। हर चुनाव में पार्टियों को उसका भरोसा नए सिरे से जीतना होता है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा पैटर्न है वो क्या है? एंटी इनकम्बेंसी। और वो आती कहाँ से है? लोकल मुद्दों पर नाकामी से। बोको में सरकारें बड़ी बड़ी विचारधाराओं पर कम और पानी, सड़क, सिंचाई जैसे जमीनी मुद्दों पर फेल होने की वजह से ज्यादा बदलती हैं। हमारे लोकतंत्र में बोलने का हक तो सबको है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी जानकारी रखने की। हर नागरिक का सम्मान तब सुरक्षित रहता है जब बहस चेहरों पर नहीं बल्कि असली मुद्दों पर होती है। ठीक है, नंबर्स और हिस्ट्री तो हो गई, पर चुनाव सिर्फ नंबरों से नहीं, लोगों से लड़ा और जीता जाता है। तो अब बात करते हैं उम्मीदवार की और उस कैडर की जो जमीन पर पार्टी की मशीनरी चलाता है। देखते हैं कि ये लोग बोको के सियासी माहौल में कहाँ फिट बैठते हैं। ये टेबल समझिए कांग्रेस की मौजूदा हालत का एक पूरा एक्सरे है। एक तरफ ताकत, उम्मीदवार लोकल हैं, महिला हैं, छवि भी साफ है, पर दूसरी तरफ कमजोरी भी है। राज्य में कोई बड़ी पहचान नहीं,
इसी तरह संगठन बूथ लेवल पर मजबूत दिखता है पर स्टेट लेवल पर कमजोर है। हर मौके के साथ एक खतरा भी जुड़ा हुआ है। अब जरा कैंडिडेट नंदिता दास के प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। प्लस पॉइंट क्या है? साफ छवि, कोई क्रिमिनल केस नहीं, वो यहीं बारपारा गांव की है, पढ़ी लिखी है, टीचर रह चुकी हैं। ये बातें वोटर्स से कनेक्ट करती हैं। पर दूसरा पहलू भी देखिए, कैंपेन के हिसाब से संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं है और पहचान अभी भी एक स्थानीय नेता तक ही सीमित है। विश्लेषण बहुत हो गया। अब सवाल है, आगे का रास्ता क्या है? अब हम सिर्फ समस्याओं की नहीं बल्कि समाधान की बात करेंगे। एक ऐसे एक्शन प्लान की जो शिकायतों को एक्शन में बदले और एक असरदार गवर्नेंस का रास्ता तैयार करे। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये सिर्फ टेबल नहीं है, ये बोको के लोगों के दर्द का एक नक्शा है, एक ग्रीवेंस हीट मैप। ये हमें सीधे सीधे बताता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ है। तुरपाड़ा और लैम्पी में पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। मेधीपारा और बाकरापारा में किसान सिंचाई को लेकर परेशान हैं। यही डेटा की ताकत है। ये बताता है कि सरकार को अपना ध्यान सबसे पहले कहाँ लगाना चाहिए। इन सारी मुश्किलों से निपटने के लिए एक मजबूत, सोची समझी स्ट्रैटेजी चाहिए। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी 4 पिलर्स पर खड़ी एक मजबूत रणनीति। क्योंकि चुनाव जीतना और अच्छा शासन देना, इन चारों पर एक साथ काम करने से ही मुमकिन है। सही गठबंधन, मजबूत संगठन, अपनी कहानी और सही रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला पिलर, एक विनिंग कोएलिशन बनाना, यानी एससी, ओबीसी, ट्राइब और महिला वोटर्स को एक साथ लाना। लेकिन ये सिर्फ वोटों का जोड़ घटाव नहीं है, ये उनकी असल जरूरतों को पूरा करके उनका भरोसा जीतने की बात है। दूसरा पिलर है जमीनी संगठन को मजबूत करना, मतलब हर एक बूथ को एक्टिवेट करना, गांव की कमिटियों में जान फूंकना और एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स जैसे नेटवर्क के जरिए हर घर तक पहुंचना, क्योंकि बड़ी जीत की नींव जमीन पर ही तैयार होती है। तीसरा और बहुत जरूरी पिलर, नैरेटिव, यानी अपनी कहानी खुद कहना। एक भरोसा और काम का नैरेटिव बनाना होगा। खोखले वादों का जवाब पूरे किए गए काम के सबूतों से देना होगा और उन प्रोजेक्ट्स का पर्दाफाश करना होगा जो सिर्फ कागजों पर बने हैं। और आज के डिजिटल दौर में एक बात और, वोटर की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान सबसे जरूरी है। कोई भी कम्युनिकेशन इसी भरोसे पर टिका होना चाहिए। ये एक बुनियादी सिद्धांत है और अब तो ये भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून का भी हिस्सा है। तो हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आ पहुंचे हैं। हमने डेटा देखा, इतिहास समझा और आगे का रास्ता भी देखा। चलिए अब इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। डेटा आपको रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि उस रास्ते पर चलेगा कौन, क्योंकि कोई भी रणनीति तब तक सिर्फ कागज पर है जब तक उसे जमीन पर उतारने वाला एक ऐसा लीडर ना हो जो सच में लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहता हो। असली सवाल यही है,